स्टूडेंट्स, मैंने इस चैनल के ऊपर पीपीएससी के पास्ट पेपर जो थे 2022 के वो डिस्कस किए हैं, मेल का भी और फीमेल का भी। लेक्चरर केमिस्ट्री के इन पेपर्स के अंदर मेल के पेपर में 54% कंसेप्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एफएससी के थे और फीमेल के पेपर के अंदर 34 से 40% कॉन्सेप्ट एफएससी से आए हुए थे। इट मींस कि पीपीएससी एक खास वेटेज देता है एफएससी को। अब हमारे यहाँ इशू ये है कि स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उनको रट्टे लगाते रहते हैं, वो तो इन स्टूडेंट्स का क्लियर होता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है और जो कंसेप्चुअल डोमेन होती है वो जरा वीक होती है स्टूडेंट की। तो फिर एमसीक्यूज आते हैं कॉन्सेप्चुअल डोमेन से और स्टूडेंट उनको गलत कर देते हैं। ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है इसमें हम हर टॉपिक को लेंगे और उसकी कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल डोमेन्स के अंदर जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो आज की वीडियो है इसका जो टॉपिक आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इन एलिमेंट्स की एटॉमिक जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो पीरियोडिसिटी है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक पैटर्न के साथ बदल बदल के आ रही हैं उनके रिलेटेड ये एमसीक्यूज हैं। तो आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं पहले एमसीक्यू को। एन एलिमेंट थोड़े आसान एमसीक्यू हैं, इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें ज्यादा कंसेप्चुअल डोमेन थी, इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 21, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 21 है, बताएं वो क्या है। हैलोजन है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है या अल्कली मेटल है। 21 उसका अगर एटॉमिक नंबर है तो एक चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि 18 एटॉमिक नंबर पे लास्ट जो शेल है वो खत्म होता है और ये हमारे पास आर्गोन का होता है। आर्गोन का जो शेल है चूंकि हीलियम है, फिर नियोन है और नियोन के बाद आर्गोन है। यहाँ हमारे पास 2 हैं, यहाँ 10 हैं और यहाँ 18 हैं। तो इट मीन्स के 18 तक तो आर्गोन है और उसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 के बाद 3 हैं। 2 तो जाएंगे एस में जो नेक्स्ट आएगा और 1 बच जाएगा, और ये 1 हमने डिसाइड करना है कि किस में जाएगा, और ये जाएगा हमारे पास, अगर हमारे पास ये जो 2 हैं ये जा रहे हैं 4s में, तो ये 1 हमारे पास, क्योंकि हमें पता है 4s के बाद बारी आती है 3d की, तो ये 1 जाएगा 3d में। चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जा रहा है तो हमारे पास जो मुतलका एटॉमिक नंबर है इसका जो एलिमेंट होगा वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, वो डी ब्लॉक से ताल्लुक रखता होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है और ये रिप्रेजेंट करता है मेटल एटम को, नॉन मेटल एटम को, मेटालिक एनाइन को या मेटालिक कैटाइन को। जरा इसको देखें तो पैटर्न के अंदर जब एनर्जी का हम सीक्वेंस पढ़ते हैं 3s2 के बाद 3p6 आता है और 3p6 के बाद हमारे पास 4s आता है और 4s के बाद 3d आता है। तो यहाँ 2 ऑलमोस्ट आते हैं मैक्सिमम और उसके बाद फिर फिलिंग होती थी डी की। क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट फिलिंग की है डी की और डी के अंदर ये फिलिंग बता रही है कि डी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा रहे हैं और एस से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो चुके हैं। तो एक तो ये मेटल है, मेटल एटम है, क्योंकि डी में जा रहे हैं तो ट्रांजिशन मेटल एटम है, और एस से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो गए हैं, तो इट मींस के जिस चीज से, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए वो कैटाइन बन जाता है। तो ये एक मेटल है और ये मेटल का कैटाइन है, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा कि ये एक मेटालिक कैटाइन है। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में जा रहे हैं, तो ये किस ऑर्बिटल के अंदर जो है वो एंटर होंगे। तो इनर ट्रांजिशन जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो वैसे ही एफ ब्लॉक के होते हैं एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक के होते हैं। तो इट मींस के इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से इनर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो एफ ब्लॉक के अंदर ही जाएंगे, तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड? हमने ये बताना है कि फॉलोइंग में से कौन सा मेटलाइड है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल मैंने मेंशन किया है और पीरियोडिक टेबल में ये जो आपको नजर आ रहे हैं एलिमेंट, ये मेटलाइड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलती हैं। तो जरा फाइंड आउट करें कि ये असल में बोरोन से स्टार्ट होते हैं। बोरोन थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है और ये मेटलाइड की करैक्टरिस्टिक दिखाता है। कार्बन यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर शो करके ये मेटलाइड की करैक्टरिस्टिक से निकल के नॉन मेटल की करैक्टरिस्टिक में चला जाता है। तो इसके अंदर बी यानी बोरोन, सिलिकॉन और यहाँ से जो हमारे पास ये वाले सारे एलिमेंट हैं ये आ रहे हैं। अब यहाँ पे फाइंड आउट करें तो हमारे पास जो जी है वो यहाँ पे मौजूद है मेटलाइट्स के अंदर, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक एलिमेंट गिवन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है और कहा गया फाइंड आउट करें वो एलिमेंट जो एग्जैक्टली इस पोजीशन के नीचे है। कंसीडर करें कि आपके पास ये वाला जो है ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास एक एलिमेंट है जो कंसीडर करें यहाँ पे गिवन है।
और आपसे कहा गया है कि आपने वो एलिमेंट फाइंड करना है जो यहाँ पे है, ए पोजीशन पे है। इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है जो कि ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब ये याद रखिएगा ये तीसरे जो हमारा पीरियड है उसके अंदर पाया जाता है। तो अब एक तो ये वाला जो है ये अपना यहाँ पे कंप्लीट करेगा पीरियड, फिर उसके बाद ये यहाँ से चौथा पीरियड स्टार्ट होगा, ये यहाँ तक आएगा। और जब ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेगा तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए? 2 + 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो इसे +3 और चाहिए, ये 8 बनाएगा। अब टोटल काउंट करें जरा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे? 2 2 4 6 10 और 10 और 8 18। तो इसके पास यहाँ तक जब ये पहुंचेगा तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 18 होगा। अब हमने पहुंचना इस पोजीशन पे है तो इसे यहाँ से ट्रेवल करना पड़ेगा और यहाँ तक आना पड़ेगा। तो इसमें इसके पास एक तो ये 4s आएगा और उसमें इसको 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो भी इसमें एडअप करें, टोटल हो जाएंगे 20। उसके बाद फिलिंग होगी p की। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इसके अंदर पहले s भी फिल होगा, फिर p जो d भी है 3d वाला वो भी अपने 10 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करेगा, और 10 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के बाद जो है उसके टोटल जो है वो बन जाएंगे हमारे पास 10। ये इसको ऐड करें तो 30। वो इसकी वजह ये है कि अब देखें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो जो नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायर एलिमेंट है उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होने चाहिए। तो इसलिए फिर उसमें पहले s भी फिल होगा, 2 तो यहाँ से आ जाएंगे, d उसका प्रीवियस का रहता है वो फिल हो गई, तो 10 उसके भी फिल होंगे। और उसके बाद इसके अंदर चूंकि 5 हमने वैलेंस करने हैं, अभी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए हैं, तो p के जो है वो भी 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो टोटल ये 30 बने थे और इसमें ये 3 ऐड और करें तो 33 बन जाएंगे। और इससे हमारे पास जो नेक्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। ये चूंकि 3 में हमने फिर 3 ऐड किए हैं तो 6 यहाँ से भी बन गए, और फिर उसके बाद 4s2, 3d10 और फिर 3 जो 4p है वो 3। तो ये जो है ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन आप काउंट करें जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, तो वो होंगे 33। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो 33 होगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इंतहाई आसान क्वेश्चन है। बताएं कौन से 2 मेंबर हैं जो सेम पीरियड के हैं। तो देखें CL और BR, तो CL ये है अबव पीरियड में और BR नीचे है, ये सेम ग्रुप के हैं लेकिन पीरियड डिफरेंट है, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं है। CA एंड CL, CA यहाँ पे पड़ा हुआ है नीचे वाले पीरियड में और CL जो है ये तीसरे पीरियड में है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। NA और CA, तो NA यहाँ पे है थर्ड पीरियड के अंदर और CA फोर्थ में है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। और 4 जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा क्योंकि NA यहाँ पे पड़ा हुआ है और सेम ही पीरियड के अंदर यहाँ CL पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज, वो कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे? Hg लिक्विड है लेकिन Hg नॉन मेटल नहीं है, मरकरी नॉन मेटल नहीं बल्कि मेटल है, लिहाजा ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ब्रोमीन, ब्रोमीन Br2 की सूरत में इन्होंने लिखा है चूंकि रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही पाया जाता है, तो ब्रोमीन नॉन मेटल है और लिक्विड है, लेकिन ये Br2 में है, इसको एलिमेंट नहीं कहेंगे। तो अगर तो एलिमेंट कह दें तो फिर तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं होगा, लेकिन चूंकि उन्होंने जेनेरिक कॉन्सेप्ट में कहा है कि नॉन मेटल कौन सा है जो यहाँ पे लिक्विड है, तो Br2 को कहा जा सकता है कि ये एक नॉन मेटल है और लिक्विड है। NH3 भी नॉन मेटल है लेकिन ये लिक्विड नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे गैस में होता है, तो इट मींस ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो BR हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक एटॉमिक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया गया 36 और कहा गया बताएं कि ये किस पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक से बिलोंग करता है। 4 मेन ब्लॉक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। एक एलिमेंट अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जा रहे हैं तो वो S ब्लॉक से बिलोंग करता है, अगर P में जा रहे हैं तो P ब्लॉक से, और अगर D में जा रहे हैं तो D ब्लॉक से। हम इस एलिमेंट की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक के अंदर जा रहे होंगे एलिमेंट उसी ब्लॉक से बिलोंग करता होगा। तो अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले 1s में 2, 2s में 2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3d10, जरा इनको कैलकुलेट करें, टोटल कितने हुए, 10, 10, 20 और 30 हो गए, रिमेनिंग रह गए 6, तो वो 4p 6 में चले जाएंगे। इसका मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन p में जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये वाला जो एलिमेंट है ये p ब्लॉक से बिलोंग करता है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें यह कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ Be किससे सिमिलर है। अब Be की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर डुप्लेट मुकम्मल हो रहा है, और डुप्लेट मुकम्मल हो रहा है तो इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, और स्टेबिलिटी मिलने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो एक्सेप्टेंस जो इलेक्ट्रॉन की है वो इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इसको डुप्लेट की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही है। और यही फिनोमेना होता है नोबल गैसेस के अंदर। नोबल गैसेस के अंदर भी या तो डुप्लेट होता है जैसा कि हीलियम में है, और बाकी जो नियोन, आर्गोन और बाकी रिमेनिंग जो नोबल गैसेस हैं उनमें ऑक्टेट मुकम्मल होता है, और इस वजह से उन्हें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही होती है, और उस स्टेबिलिटी की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो अफिनिटी होती है वो डिफरेंट होती है बाकी एलिमेंट से। तो नोबल गैसेस की फिर इनसे मिलती जुलती होगी ब्रिलियम से, चूंकि ब्रिलियम के अंदर भी एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का फैक्टर है डुप्लेट की वजह से। नोबल गैसेस में भी होता है ये डुप्लेट या ऑक्टेट की वजह से। तो हम सर्च आउट करेंगे कि क्या इसके अंदर नोबल गैस दी गई है, जी, तो नियोन नोबल गैस यहाँ पे दी गई है, तो सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है स्मॉलेस्ट अमंग दिस स्पीशीज इज, इन स्पीशीज के अंदर से स्मॉलेस्ट कौन सा है, लिथियम, लिथियम आयन, हाइड्रोजन, हीलियम। लिथियम में आप देखें तो इसके हमारे पास 2 ऑर्बिट्स हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1। नेक्स्ट को देखें तो लिथियम आयन में हमारे पास जो ऑर्बिट होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 प्रोटॉन होंगे इसके। अच्छा, चूंकि यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो चुका है, तभी तो ये आयन बना हुआ है। हाइड्रोजन में हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस होता है उसका, और हीलियम के अंदर हमारे पास जो है वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब जेनेरिक पैटर्न में हम देखते हैं तो हमें महसूस ये होता है, चूंकि लिथियम के अंदर न्यूक्लियस चार्ज काफी ज्यादा है, तो ये चूंकि लास्ट जो इसका वैलेंस शेल था उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज भी हो चुका है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ एक्स्ट्रा पुल करेगा, और पुल करने की वजह से इसका एटॉमिक रेडियाई जो है वो कम होगा और ये स्मॉलेस्ट होगा। लेकिन इन एक्सपेरिमेंटली ये ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन हमेशा ही इसका साइज स्मॉलेस्ट है, तमाम एलिमेंट्स के अंदर से हाइड्रोजन का साइज स्मॉलेस्ट है, और लिथियम आयन से भी इसका साइज एक्सपेरिमेंटली स्मॉल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हाइड्रोजन होगा, ना कि लिथियम आयन। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीन आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आपके पास जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं उनके अंदर मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है। ये तकरीबन अगर आप देखें तो एक ही पीरियड की बात हो रही है। लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, फिर बोरोन की तरफ जा रहे हैं बेरिलियम को छोड़ के, उसके बाद कार्बन है, फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, और फिर नियोन है। तो ये जो आपका दूसरा पीरियड है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे बेरिलियम है। तो अब देखें कि पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, और इट मीन्स के जो लास्ट पे पीरियड के होगा उसकी मैक्सिमम होगी। तो इसकी जो है ये मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, पीरियड में इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में ऊपर से नीचे जो है ये डिक्रीज करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा नियोन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये फाइंड करें। और इलेक्ट्रॉन गेन जो इंथैल्पी होती है ये होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसका ऑर्डर हमने फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। आपको गिवन एलिमेंट दिए गए हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर होता है, और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है। एक तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड में इंक्रीज करती है और ग्रुप में डिक्रीज करती है, और पीरियड में इंक्रीज है। तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कम होगी, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ जो इशू आ जाता है जब फ्लोरीन को कंपेयर करते हैं क्लोरीन से, सेम ग्रुप में है, तो वैसे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए थी फ्लोरीन से, लेकिन चूंकि फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉलर है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, इन दो रीजंस की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी फ्लोरीन में जो है वो
कम हो जाती है और क्लोरीन में ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से जो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इंथाल्पी जो चेंज होती है, वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है और फ्लोरीन की कम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड ये बनेगा, क्लोरीन की मैक्सिमम होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, और फ्लोरीन की ऑब्वियसली ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी सल्फर से। तो ये ट्रेंड जो है, ये सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब जो मेंशन है इनमें से तो ये कोई ट्रेंड भी नहीं है, चूंकि इनकी पोजीशन पे एक दो जगह पे इशू है। जैसे यहाँ पे अगर तो इनकी पोजीशन यहाँ पे सेट होती तो फिर ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता, लेकिन चूंकि इनके अंदर जो है डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, तो ये सीक्वेंस भी किसी हवाले से अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट हो सकता है। तो आपने अगर ये ऑप्शन गिवन हो तो इसमें से इसको लगाना है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहते हैं कि लार्जेस्ट आयोनिक साइज बताएं किसका होगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बन जाते हैं 10। इसकी हम डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो दूसरा शेल है इसमें इसके वैसे तो 7 होते हैं, लेकिन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो टोटल 8 हो गए। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है ये होता है 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले तो इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ये 10 हो जाते हैं, और अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन और 2, और यहाँ पे हमारे पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस हवाले से इसमें भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। सोडियम में चलें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है तो इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हुए। जो इसकी डायग्राम बनेगी उसमें यहाँ पे 11 और यहाँ जो है ये हमारे पास इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए हैं, यहाँ पे आप आइन में देखें तो रिमेनिंग इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। तो 12 इसका है प्रोटॉन नंबर, और पहले में 2 और फिर आगे जो है ये 8। अब यहाँ गौरतलब चीज़ ये है कि फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर है, 9 प्रोटॉन जो हैं वो खींच रहे हैं 2 शेल को। अब ये तो एक चीज़ तो आपको नज़र आ रही है सबके अंदर कि शेल 2 हैं और कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसमें 9 इसको पुल करने वाले हैं, इसमें 8 पुल करने वाले हैं, इसमें 11 पुल करने वाले हैं, और इसमें 12 पुल करने वाले हैं। तो 2 शेल को 12 ज़्यादा अच्छे तरीके से खींचेंगे, 11 जो है ये थोड़ा उससे कम होगा लेकिन ये भी अच्छे तरीके से खींचेंगे, और 9 भी अच्छे तरीके, यानी सबसे लो जो स्ट्रेंथ होगी वो 8 इलेक्ट्रॉन 2 को खींचेंगे, उससे ज्यादा 9 वाली, उससे ज्यादा 11, फिर 12। तो हमारे पास जो करेक्ट लार्जेस्ट आयोनिक साइज होगा वो हमारे पास O2 माइनस का होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर से वो कौन सी मेटल्स हैं जिनको कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली जो मेटल्स हैं उसके अंदर हमने देखा हुआ है कैटलिस्ट में आयरन होता है, निकल है, हमारे पास कॉपर है, कोबाल्ट है, प्लाटिनम है, सिल्वर होती है, उसके बाद हमारे पास जो है वो हम आयरन को इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जो मेटल्स हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये मेटल्स हैं जो हमारे पास यूज होती हैं, डी ब्लॉक से ये बिलोंग करती हैं। इनको क्यों कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इस ऑक्सीडेशन स्टेट के वेरी करने की वजह से इन्हें यूज किया जाता है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरियस होती है, तो इसी वजह से ये कैटलिस्ट के तौर पे मोस्टली यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को किसकी बेस पे डिफाइन किया गया है। जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो हम हर जगह पे ये देख रहे होते हैं कि जो रिएक्शन भी हमें गिवन होता है उसमें या तो एनर्जी नेगेटिव सेंस में होती है और इवॉल्व हो रही होती है, या पॉजिटिव सेंस में हम उसको एनर्जी जो है दे रहे होते हैं और उससे कोई रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है, और उसकी हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि टोटल जो प्रोसेस हो रहा होता है वो इंथैल्पी बेस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप रिमेंबर रखें। क्वेश्चन नंबर 16 में ब्रिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद। अगर हम ब्रिलियम को लिखें तो ब्रिलियम के बाद बोरोन है, बोरोन के बाद कार्बन है, और कार्बन के बाद नाइट्रोजन, और फिर इस तरीके से जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आगे चलता है। और जब हम
दूसरी तरफ आते हैं तो इसके नीचे मैग्नीशियम है, सोडियम के बाद यहाँ पे लिथियम था, तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है, बोरोन के नीचे होता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है और नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, और ये चलता है। तो ये इनका डायगोनल रिलेशनशिप है, यानी एल्यूमिनियम का किससे होगा, बेरिलियम से होगा, और बोरोन का सिलिकॉन से होगा। तो इस तरीके से इनका डायगोनल रिलेशनशिप चलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेरिलियम का जो है वो एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास 3 स्पीशीज हैं, ऑर्गोन और पोटाशियम पॉजिटिव में, कैल्शियम 2 पॉजिटिव में, contain the same number of electrons, in which order do their radii increase। तो अगर हम देखें तो पोटाशियम यहाँ पे पड़ा है, कैल्शियम यहाँ पे है, और आर्गोन जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब देखें कि इनमें तो एक तो पीरियड का डिफरेंस है, ये ऊपर वाले जो है ये 3rd पीरियड में है हमारे पास आर्गोन, और जो कैल्शियम, पोटाशियम और कैल्शियम है ये 4th पीरियड में है। अब पोटाशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और कैल्शियम के पास 2 होते हैं। कैल्शियम ने अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और पोटाशियम ने 1 रिलीज कर दिया। तो अब इनके पास उतने ही शेल आ गए जितने इनके पास शेल हैं। तो इट मीन्स के ये अब इनके पास 3 शेल हैं, तीनों के पास 3 शेल हैं, तीनों के पास 1 2 और 3, ये तीनों के पास हैं। लेकिन अब जो चीज़ आपको जहन नशीन करनी है, जो याद रखने वाली है, अगर आप एटॉमिक नंबर देखें आर्गोन का तो ये है 18, यानी 18 प्रोटॉन खींच रहे हैं 3 शेल को। यहाँ पे अगर आप देखें तो 19 प्रोटॉन है और यहाँ पे 20 है। ऐसा एमसीक्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 20 प्रोटॉन ज्यादा पावर से खींचेंगे 3 शेल को, फिर उसके बाद इसका मतलब कि Ca2 जो है वो पहली पोजीशन पे आएगा। इसके बाद फिर आएगा पोटाशियम, चूंकि 19 जो है प्रोटॉन वो भी 18 की निस्बत ज्यादा पावर से खींचते हैं शेल को अपनी तरफ, और लास्ट में फिर आर्गोन आएगा, तो Ar। तो अब यहाँ पे ये वाला सीक्वेंस आप देखें किस में पाया जाता है, तो ये सेकंड ऑप्शन में है। द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज, इस गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो s सब शेल में है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि ये अल्कली मेटल्स में से कोई एलिमेंट है, और जैसा कि हमें नजर आ रहा है ये तीसरे में S1 में है, तो ये हमारे पास सोडियम है। और सोडियम का जो ऑक्साइड होता है, ये अल्कली मेटल के जितने ऑक्साइड हैं वो हमारे पास नेचर में बेसिक होते हैं। तो ये अल्कली मेटल का एक ऑक्साइड है और नेचर में ये जो है ये बेसिक होगा। एक चीज याद रखिएगा, जो बेसिसिटी होती है वो बिलो जो है इंक्रीज करती है पीरियोडिक टेबल में, और ये बेसिसिटी भी इंक्रीज करती है। और जो बेसिक हमारे पास, फर्ज करें हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाए और सीजियम हाइड्रोक्साइड गिवन हो और कहा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सी है, तो सीजियम सबसे ज्यादा है, फिर सोडियम है और फिर लिथियम है। तो ये भी पैटर्न जो है बेस का भी, ये भी इंक्रीज करेगा डाउन द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 19 में द पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कौन सा पेयर है जिसकी इक्वल आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। तो इसमें ये देखें कि जो सेम ग्रुप में होते हैं, ऑलमोस्ट होता तो अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल कर सकते हैं हम उन्हें, लेकिन एब्सोल्युटली इक्वल नहीं होता, चूंकि हमारे पास इधर जो है ये इंक्रीज करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड के अंदर और ग्रुप में डिक्रीज करता है। लेकिन सिमिलैरिटी की वजह से बाजुकात कुछ फिनोमेना जो हैं ये आइडेंटिकल फिनोमेना होते हैं कुछ एलिमेंट्स के अंदर, उनकी वजह से ये करैक्टर जो है ये हमें जो एडजेसेंट एलिमेंट ग्रुप के अंदर होते हैं उनमें सिमिलियर नेचर का मिलता है। जैसे अगर आप एल्यूमिनियम और Ga को देखें, यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम है और यहाँ Ga है। अब दोनों जो है ये सेम ग्रुप के अंदर हैं 3A में, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती हैं। तो जब इनकी प्रॉपर्टीज में इक्वालिटी है तो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ग्रुप के अंदर जब उनको हम डाउन जाते हैं तो उनकी बेसिसिटी इंक्रीज करती है। तो बेसिसिटी अल्कली मेटल की भी करती है और अल्कलाइन अर्थ मेटल की भी बेसिसिटी जो है वो डाउन द पीरियोडिक टेबल इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब कि जो नीचे जैसे ही जाते जाएंगे तो उनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो Ba की तो मैक्सिमम होगी क्योंकि ये काफी नीचे है, कैल्शियम की भी ज्यादा होगी, बेरिलियम टॉप पे है और बेरिलियम में थोड़ा
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें बिहेवियर भी देखने को मिलता है, ये टॉप एलिमेंट है सेकंड ग्रुप का। तो इस वजह से इसका जो ऑक्साइड होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है बाकी की निस्बत। तो इनमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर है वो BeO में, बेरिलियम ऑक्साइड में पाई जाती है। क्वेश्चन 21 में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फाइंड करनी है Na+ के लिए, यानी हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फाइंड करनी है Na+ के लिए, और हमें इसकी जो Na की वैल्यू है वो दी गई है। याद रखिएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर हम Na+ के लिए फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होती है, और जितनी इसकी वैल्यू दी गई है सिंगल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका नेगेटिव ले लें तो ये हमारे पास वैल्यू होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 में इन अ गिवन शेल द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि हमारे पास अगर एक एटम हो और उसके अंदर ये उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, हम लास्ट ऑर्बिट को लें तो इसके अंदर sp होगा, p भी है, d भी है, f भी है। जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है तो सबसे पहले वो s में जाते हैं, और s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की फोर्स को मैक्सिमम शील्ड करते हैं, लिहाजा s के अंदर मैक्सिमम शील्डिंग होती है। स्क्रीनिंग ये एक तो इसका स्फेरिकल होती है शेप, इस वजह से ये मैक्सिमम स्क्रीन करता है, और फिर जो रिमेनिंग न्यूक्लियस की पावर होती है वो जाती है पी पर। पी फिर जो रिमेनिंग होती है उसमें से जो पॉसिबल मैक्सिमम उसकी स्क्रीनिंग है वो पी करता है, और फिर जो पोर्शन बच जाता है वो डी पे जाता है, और डी के बाद जो बचता है वो एफ पे जाता है। तो पैटर्न एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ, ये करेक्ट सीक्वेंस होगा, जो कि हमारे पास एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ, और ये ए ऑप्शन है। Which of the following is an amphoteric oxide? SO3 एक एसिडिक ऑक्साइड है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर S और O दोनों नॉन मेटल हैं, और ये हाईएस्ट नॉन मेटल्स हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले 2 पीरियड में पाई जाती हैं। तो इससे जो हमारे पास ऑक्साइड बनता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। MgO चूंकि ये एक मेटल और नॉन मेटल से बना है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का है MgO, तो ये इन नेचर बेसिक ऑक्साइड है। इसी तरीके से P4O10 जो है ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये नॉन मेटल से बनाया गया है। यहाँ पे जो Al2O3 है एक्सपेरिमेंटली और इन नेचर ये एक एम्फोटेरिक है। तो इसी तरीके से कुछ और भी ऑक्साइड्स हैं जिनकी नेचर एम्फोटेरिक है, जिसके अंदर हमारे पास Ga2O3 जो एल्यूमिनियम के बिल्कुल नीचे है एलिमेंट, उसका ऑक्साइड। इसी तरीके से अगर Pb का कोई ऑक्साइड है, PbO है या Pb2O है, या इस तरीके से कोई इनका किसी और वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट में से कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है तो वो, और जो टिन के साथ ऑक्साइड होते हैं वो वाले भी इन नेचर जो हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं। Which of the following oxides does not react with both of an acid and alkali? कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ना ही अल्कली के साथ? एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक जो दोनों एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी। मैंने कुछ प्रीवियस एमसीक्यू में मेंशन किए हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उसमें मेंशन किया मैंने कि SnO2 जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये भी मेंशन किया कि Al2O3 जो है ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और ZnO भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जो BeO है बेरिलियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक नहीं है नेचर के अंदर, और ये फिर जो है इसकी नेचर एसिडिक है, हमने पहले पढ़ा है इसको, इसकी नेचर एसिडिक है और ये अल्कली से रिएक्ट नहीं करता, फिर ये एसिड से सॉरी रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए फिर ये वाला एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉलोइंग में से कौन सी है? बहुत ही ईजी है। हेलोजन के अंदर से आयोडीन जो है ये सबसे कम इलेक्ट्रो अफिनिटी है इसकी, फिर ब्रोमीन की है, फिर क्लोरीन की है, और फिर फ्लोरीन की है। तो ये करेक्ट पैटर्न है, और फ्लोरीन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उनके रिलेटेड जो डिफरेंट पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं जिसके अंदर एटॉमिक रेडियाई है, बेसिसिटी है, एसिडिसिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। पेपर के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के पेपर में इनसे एमसीक्यूज देखे गए।
आप इन डोमेन्स के अंदर मजीद MCQs को पढ़ें, उनकी तैयारी करें और प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम के अंदर किसी तरह की आपको डिफिकल्टी ना हो। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है वो इंशाल्लाह केमिकल बॉन्डिंग पे होगी और उसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स की तरफ चलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।